बन गया? ओके। अब ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। रेफरेंस कौन है? मान्य ए वेक्टर। नॉर्मली रेफरेंस या तो हम सबसे कन्वीनियंट वाला वेक्टर लेते हैं जिसकी डायरेक्शन हमें थोड़ी सी नोन होती है या इजी होती है, या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन वाला लेते हैं। अब ए वेक्टर सबसे कन्वीनियंट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी है, तो ए वेक्टर यहाँ पे क्या हो गया हमारा? रेफरेंस। तो कहीं पे नोट कर लो, ए वेक्टर इज द रेफरेंस वेक्टर। ए वेक्टर इज द रेफरेंस वेक्टर। ठीक है, ओके। एंगल जो है वो बताता है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस। तो थीटा एंगल किसके बीच में है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। बट ए तो रेफरेंस है, तो हम एंगल किसके लिए बताएंगे? बी के लिए बताएंगे, यानी डायरेक्शन बी के लिए बताएंगे। तो बी की डायरेक्शन क्या है? इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस, यानी विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर से बनने वाला जो रिजल्टेंट आएगा, इनका जो नेट इफेक्ट आएगा, वो हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल से पता चलेगा, वो ब्लू कलर में बना दिया। अब क्योंकि रिजल्टेंट इज आल्सो अ वेक्टर इन इटसेल्फ, यू कैन नॉट स्टॉप एट इट्स मैग्नीट्यूड, आपको उसकी भी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। इसीलिए रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका भी मुझे एंगल बताना पड़ेगा, अगेन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ए वेक्टर, बिकॉज व्हाइट कलर में क्या लिखा है वहां पे? ए वेक्टर इज द रेफरेंस वेक्टर। तो अल्फा इज indicating the direction of the resultant with respect to reference. Theta is indicating the direction of the second vector with respect to reference. तो दो वेक्टर्स ए और बी हमने ले लिए, उनके बीच का एंगल थीटा और रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल अल्फा। तो हमें ना आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और आर वेक्टर का एंगल यानी अल्फा भी निकालना है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। नथिंग न्यू, मैथमेटिक्स यहाँ पे केवल 10th स्टैंडर्ड की लगेगी। अब यहाँ पे ना मैं एक चीज बोल सकता हूं कि अगर मैं इस ए वेक्टर को कर दूं एक्सटेंड थोड़ा सा, मेरी इमेजिनेशन में ही है, इमेजिन तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो श्लोक ने भी काफी कुछ इमेजिन किया था, सपने टूट गए ना, रो मत। तो यहाँ पे ये बना दो परपेंडिकुलर। ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैं मार्क कर देता हूँ एक्स और इस पोर्शन को मैं मार्क कर देता हूँ वाई। ओके, डू यू रिमेम्बर पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल भी होती है और साथ साथ इक्वल भी होती हैं। तो कैन आई कॉल दिस वन, ये येलो वाला जो वेक्टर है, कैन आई कॉल दिस एज बी वेक्टर अगेन? ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? बी वेक्टर हो गया। दूसरी चीज, अगर तुम्हें दिख रहा है कि ये वाला एंगल जो है वो थीटा है और ये येलो सॉलिड लाइन और येलो डैश लाइन, ये दोनों अगर पैरेलल हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल भी कितना रहेगा? थीटा रहेगा। क्लियर विद एवरीवन? अब जरा इस ट्रायंगल को देखो, ये जो छोटा वाला ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को देखो। इसमें सपोज अगर कोई मुझसे पूछे कि एक्स की वैल्यू बताओ, तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। बट क्वेश्चन है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन में से? थीटा के लिए बी वेक्टर किसका काम कर रहा है? हाइपोटेन्यूज का। और इसी थीटा के लिए एक्स किसका काम कर रहा है? हाइपोटेन्यूज और बेस को लेके कौन सा रेशियो बनता है? कॉस। और ऑन द अदर हैंड वाई किसका काम कर रहा है? परपेंडिकुलर का। और बी तो हाइपोटेन्यूज है ही, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लेके कौन सा रेशियो बनता है? साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं, बेटा एक्स को टैन से तो तब फाइंड कर सकते हैं जब वाई की वैल्यू पता होती है। वाई भी तो अननोन है ना हमारे लिए, हमें खाली बी वेक्टर पता है, वो दे रखा होता है क्वेश्चन में, या डेरिवेशन में भी हम जब लेके चल रहे हैं, वी आर टेकिंग कि हमारे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी। एक्स और वाई तो हमने अभी लिया है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी, मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूं मैं। along with this sin theta is equal to y upon b. So can I say कि x is equal to b times cos theta whereas y is equal to b times sin theta? सबको बात समझ में आती है?
मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो खाली बी लिखूंगा, बी वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, बी साइन थीटा आ गया। इसकी डेरिवेशन ना, ये प्रूफ आ जाता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में। जूम कर दें, लो सर। नाउ हैव अ लुक एट दिस ट्राइंगल। ये ब्लू वाली लाइन, ये येलो वाला ए वेक्टर, और ये एक्स और वाई कंबाइन करके, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल। ये पूरा ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये जो दिख रहा है हमें। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आई एम फ्री टू अप्लाई अगेन वन मोर थिंग, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या कह सकता हूं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो गई तुम्हारी फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, अभी मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। ए प्लस एक्स कैसे आया, क्योंकि ये पूरा का पूरा बेस है अभी। ठीक है, बेस में क्या क्या आ रहा है, एक तो ये पूरा ए वेक्टर आ रहा है, और ये जो हमने एक्स माना है वो आ रहा है। तो ए प्लस एक्स आ गया टोटल, और ये कितना हो जाएगा, ये तो वाई है ही। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया, साक्षात काट का हुआ है, पक्का। अब इसको ओपन करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। बट x कितना था, b cos थीटा। So I can say that r square is equal to a square plus b cos theta का स्क्वायर, मतलब b square cos square theta plus 2a into b cos theta plus y कितना था, b sin theta, तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, b square sin square theta। वन है, क्या हो गया, कंफ्यूजन है तो पूछ लो, पर रो मत। ऐसा लग रहा था भी रो पड़ेगी। तो ए स्क्वायर अकेला है, श्लोक। अब यहाँ देखो, इधर और इधर बी स्क्वायर कॉमन है, तो मैं बी स्क्वायर को अगर कॉमन लिख दूं तो मुझे मिलेगा बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ यादें ताजा हो गई, तो क्या बनेगा, बचा हुआ प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बनता है, तो यू गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वन, यानी बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसको हमने वन पुट कर दिया, मैथमेट्रिको में हमने किया हुआ है। किसकी बात करी अभी हमने, खाली मैग्नीट्यूड की। तो मैं यहाँ से पहले तो ये बोल देता हूँ, आर इज इक्वल टू होल रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। किया है ऐसा फॉर्मूला कि नहीं किया, ठीक है। अब मैंने क्या एक चीज तुम्हें बताई थी कि आर वेक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बट अगर मैं सिर्फ आर की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, मैग्नीट्यूड। और इस आर को लिखने का, यानी मैग्नीट्यूड को लिखने का करेक्ट तरीका होता है मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर। तो अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर लिख दूँ या आर वेक्टर, खाली आर लिख दूँ, गल एक कोई है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर बोथ द पैरेललोग्राम लॉ एज वेल एज ट्रायंगल लॉ। उठा ले, सबको बात समझ में आई। क्या कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हो मैं रिपीट कर दूं, ठीक है। तो जरा पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं डायरेक्शन के बारे में भी बताता हूँ। करो नोट सब लोग इसे। थोड़ा सा ऊपर कर दो, नहीं उसके ऊपर तो डायग्राम ही है बस, डायग्राम बना लिया ना तूने। डायरेक्शन निकालने का ट्राई कर, कैसे करो, क्या
ऊपर करूँ? हाँ अल्फा सर, tan अल्फा निकाल, अल्फा निकाल, एक स्टेप रह गया। हाँ गिरा है अभी कुछ नहीं। कर ले नोट। ओके, अब डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने क्या बोले थे, किससे पता चलती है? एंगल से, विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस। अब रिजल्टेंट जो है वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो अल्फा बताना है हमें। देखो ट्रिग्नोमेट्री या पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगेन वही ट्रायंगल लेंगे जिसमें अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, और हम यहाँ से ये बोल देंगे कि अल्फा का रिलेशन बताना है मुझे। अगर तो मैं अल्फा के लिए यूज करता हूँ आर वेक्टर और ए वेक्टर प्लस एक्स को यूज करता हूँ, मान आर वेक्टर और ए प्लस एक्स को यूज करता हूँ, तो ये तो हो गया अल्फा के लिए बेस, और आर क्या हो गया उसके लिए हाइपोटेन्यूज। तो मैं कॉस थीटा, सॉरी कॉस अल्फा यूज करूंगा। बट द प्रॉब्लम विद कॉस अल्फा इज कि वो मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक रिजल्टेंट नहीं आ जाता, आर नहीं आ जाता। कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां आपको सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई होती है, तो आप क्या पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे? नहीं ना। तो लेट्स गो टुवर्ड्स दोज क्वांटिटीज जो हमें दे रखी हैं और रिजल्टेंट उसमें ना आए। तो मतलब हमें ये सब कुछ ए वेक्टर और बी वेक्टर के फॉर्म में ही लिखना है। तो अब देखते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है। ए वेक्टर ये लाई कर रहा है अलॉन्ग विद एक्स, और ये अल्फा के लिए ए प्लस एक्स किसका काम कर रहा है? बेस का। और बी वेक्टर जो है उसका एक कंपोनेंट वाई यहाँ पे दिख रहा है हमें। बी वेक्टर से टेढ़ा है, लेकिन देखो अगर मैं बी को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो वाई आ जाएगा। तो मतलब वाई और बी साइन थीटा एक जैसा ही काम कर रहे हैं, बी आ गया ना उसमें। तो मैं यहाँ पे वाई को ले लेता हूँ। वाई जो है वो अल्फा के लिए किसका काम कर रहा है? परपेंडिकुलर। बेस ऑफ परपेंडिकुलर को लेके सबसे कन्वीनियंट रेशियो जो होता है वो होता है टैन। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि टैन अल्फा इज इक्वल टू वाई अपॉन ए प्लस एक्स। सो टैन अल्फा इज इक्वल टू वाई कितना था, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। एक्स को बी कॉस थीटा पुट कर दिया। नाउ ऑल आई एम लेफ्ट विद इज अल्फा, दैट इज टू बी फाउंड आउट। सिर्फ एक स्टेप बचा है, तो अल्फा निकालना है मेरे को। तो क्योंकि अल्फा ही डायरेक्शन दे रहा है, टैन अल्फा नहीं दे रहा, तो यहाँ से अल्फा कितना आता है? टैन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्शन आ गई रिजल्टेंट की। अगर किसी को ये समझने में इशू आ रहा है कि टैन इनवर्स क्या है, बता देते हैं। जैसे सपोज करो कि टैन थीटा की वैल्यू, थीटा अल्फा यहाँ यूज हुआ पड़ा है, मैं इसको कुछ और ले लेता हूँ। मैं मान लो टैन फाई है, टैन फाई की वैल्यू सपोज 1 आ, तो तुम बताओ टैन फाई 1 कब आता है, कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। और मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि फाई इज इक्वल टू, अगर मान लो टैन इनवर्स 1 दे रखा हो। टैन इनवर्स जो होता है वो एंगल होता है, टैन जो हो गया वो रेशियो हुआ परपेंडिकुलर और बेस का। सिमिलरली कॉस जो है वो रेशियो हुआ बेस और हाइपोटेन्यूज का, बट कॉस इनवर्स जो है वो एंगल हुआ जो उस कॉस की वैल्यू पे आ रहा है। सो इफ आई से टैन इनवर्स ऑफ 1/√3, तो आपको बस इतना देखना है। सबसे पहले तो टैन इनवर्स 1/√3 बोला है, टैन के बाद -1 और 1/√3, मतलब आपको ये देखना है कि टैन थीटा 1/√3 कितने एंगल पे आता है? 30। तो टैन इनवर्स 1/√3 की पूरी की वैल्यू कितनी है? 30। तो टैन इनवर्स 1/√3 को हटाओ और उसकी जगह क्या पुट कर दो? 30। तो सपोज करो कि आपका आंसर जो आया, मान लो ऐसे आ गया, अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ लेट्स से √3 आ गया। तो आप बोलोगे कि इसका मतलब सर अल्फा जो है वो 60 डिग्री है।
रेडियन में करना है तो अल्फा इज इक्वल टू π/3। रेडियन इज जस्ट अनदर यूनिट ऑफ एंगल, इनफैक्ट ऐसा ही होता है। क्या सबको बात समझ में आई है? तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो रिजल्टेंट है ना उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, और उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, दैट इट विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा ओवर a plus b cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू a। अब देखो रेफरेंस अगर तुमने ले लिया गलत तो कहानी कुछ और हो जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है जो रेफरेंस है या नहीं है? जो नहीं है। समझ आया? जो रेफरेंस नहीं है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो गलती से कभी तुम ऐसे लिख दो a sin थीटा ओवर b प्लस a cos थीटा, तो वो बात गलत हो जाएगी क्योंकि तुमने रेफरेंस चेंज कर। रेफरेंस कौन हो गया यहाँ पे? b, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिससे मल्टीप्लाई होता है वो रेफरेंस नहीं होता रिजल्टेंट वाले एक्सप्रेशन में। समझ में आया? हाँ भाई, कहाँ अटक गया क्या? ये एक्सप्रेशन शाहरुख खान वाले को दे रहा है, ऐसे बता देना क्या समझ में नहीं आया। ओके, मैं तेरे को ये कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्म एक्सप्रेशन आया है ना ये वाला, ठीक है, अल्फा का, इसमें तू अपनी मर्जी से किसी को भी ए या बी मत ले लियो। मतलब तू सोचे कि जो मैंने पहले ए लिया था वो मैं इधर लिख देता हूँ। मान ले दो वेक्टर्स थे, एक का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट था और दूसरे का 8 यूनिट था, और तूने इसको रेफरेंस लिया है, तो ये ए मानियो इसको। ऐसे मत सोचो कि वो अगले इस वाले फॉर्मूला के अंदर मैं इसको ए को 10 पुट कर दूं, ऐसे अपनी मर्जी से चेंज मत करियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ उससे मल्टीप्लाई होते हैं जो रेफरेंस नहीं है। तो 8 और 10 में तूने रेफरेंस 8 को सिलेक्ट किया था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा इस केस में 10 से मल्टीप्लाई हो अल्फा के एक्सप्रेशन में। समझ आया? और अगर तू कहते कि 10 रेफरेंस है तो ए 10 हो गया, तो साइन और कॉस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले किससे मल्टीप्लाई होंगे? 8 से। तो स्विच मत कर दियो गलती से। समझ आया? कोई ऐसा जिसके सिर के ऊपर से बात निकल गई? कूल, चलो नोट कर लो इसको।